स्टार्ट हो गया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MKJ हिस्ट्री क्लासेज में। इसमें हम इतिहास विषय से संबंधित अध्ययन करवाएंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। थोड़ा विस्तृत है, इसी हिसाब से इसके पार्ट बना दिए हमने। छोटे छोटे पार्ट में ये आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला पार्ट आपके सामने है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आगे हम इसमें अध्ययन करते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण। यानी कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। 3 भागों में इसको बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम देखते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य आता है और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य आता है, जिसमें कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, इसके अलावा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के भी इसमें 3 भाग हैं। धर्मसूत्र, विभिन्न स्मृतियां हैं जो भी धर्मशास्त्र में ही आती हैं। इसके अलावा टीकाएं। तो मुख्य रूप से धार्मिक जो साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है, उसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र। अब इनका विस्तृत वर्णन भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल दूसरे बिंदु पे आते हैं, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बाद अगला बिंदु है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख, सिक्के, मृद्भांड, मोहरें, अभिलेख, सिक्के, मृद्भांड, मोहरें, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हम देखते हैं स्मारक। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख आते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे। इसके अलावा सिक्के, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। मृद्भांड, मोहरें, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत मुख्य रूप से स्मारक, जो भवन निर्माण कला है, उसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तीसरा जो बिंदु था हमारा, वो था विदेशी यात्रियों के विवरण। अब इसमें विभिन्न विदेशी यात्री जो भारत आए थे, जिनको इसमें बांटा गया है, जैसे कि कुछ यूनान के जो शासक सिकंदर थे उसके साथ आए थे, कुछ उसके बाद आए थे और कुछ उससे पहले के समय में भी आए थे। उन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। यूनानी यात्री सिकंदर से पहले के, सिकंदर से पहले के यूनानी यात्री या इतिहासकार, जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा, भारत के बारे में लिखा, यहाँ आए, यहाँ उन्होंने देखा भारत की स्थिति, परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, इसके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन, और उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो सिकंदर से पहले के जो यूनानी यात्री थे, उनमें स्काइलकस, हिकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस, ये सिकंदर से पहले के, यानी कि सिकंदर जब यहाँ आया था, उसने भारत पर आक्रमण किया था, उससे पहले के ये यूनानी यात्री हैं जो यहाँ आए,
सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी इतिहासकार, ये इतिहासकार सिकंदर के साथ आए थे, नियारकस, ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। ये तीनों जो यूनानी यात्री हैं या यूनानी इतिहासकार हैं, ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो सिकंदर से पहले के आने वाले, सिकंदर के साथ आने वाले, अब तीसरा जो बिंदु है वो सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकार इसमें आते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे मेगस्थनीज। जिसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे मेगस्थनीज, और उसके बाद है डाइमेकस, उसके बाद डायनोसियस, फिर डायोडोरस, स्ट्रेबो, प्लिनी और जस्टिन। ये सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकार हैं, जिनमें मेगस्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस, डायोडोरस, स्ट्रेबो, प्लिनी और जस्टिन। ये ऐसे यूनानी इतिहासकार हैं जो सिकंदर के बाद यहाँ भारत आए थे, और फिर इन्होंने यहाँ आने के बाद भारत की स्थिति के बारे में लिखा। इसके अलावा जो विदेशी इतिहासकार थे जो भारत आए, उनमें चीनी यात्री, चीनी यात्रियों में मुख्य रूप से फाहियान है, उसके बाद सुंगयुन है, उसके बाद हेनसांग है, उसके बाद इत्सिंग है, उसके बाद आए मातवालिन, और उसके बाद चाउजू कुआ। तो ये चीनी यात्री थे जो भारत आए थे। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, जो गुप्त वंश के शासक थे उनके समय ये आए थे। सुंगयुन, हेनसांग और फाहियान के बीच में भारत आया था। कई बार इसका सवाल भी पूछा जाता है कि फाहियान और हेनसांग के बीच कौन सा विदेशी यात्री या कौन सा चीनी यात्री जो भारत की यात्रा पर आया था। उसका उत्तर है सुंगयुन। इसके बाद इत्सिंग, उसके बाद मातवालिन, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था, हर्षवर्धन के समय। इनका भी विस्तृत वर्णन आपको आगे दिया जाएगा। उसके बाद मातवालिन, और लास्ट में चाउजू हुआ। ये चीनी यात्री जो भारत आए थे। अब हम देखते हैं इसमें मुस्लिम यात्री। मुस्लिम यात्रियों में इब्न खुर्दाद, सुलेमान, अल मसूदी और अल बेरूनी, मध्यकालीन भारत में ये आया था। ये मुस्लिम यात्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। इस तरह से चीनी यात्री इस तरह से हमने चीनी यात्री और मुस्लिम यात्रियों का अध्ययन किया जो भारत आए थे, ये विदेशी यात्री जिन्होंने भारत के बारे में लिखा था। आगे हम अध्ययन करते हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा क्या है, इसके अलावा हम देखेंगे इतिहासकारों द्वारा इतिहास के बारे में कहे गए कथन, यानी कि विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इतिहास के बारे में क्या कहा गया है। इतिहास की परिभाषा और इतिहासकारों द्वारा इतिहास के बारे में कहे गए कथन। अब अध्ययन करते हैं इतिहास क्या है। इतिहास जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं या फिर हम जिसके बारे में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में अब हम देखते हैं कि इतिहास है क्या। तो ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ है इतिहास कहलाता है, यानी कि ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ है, यानी कि जो निश्चित रूप से हो चुका है, ये इतिहास कहलाता है। ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ है
ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ है इतिहास कहलाता है, यानी कि जो हो चुका है। वैसे हम कहते भी हैं कि आज की राजनीति कल का इतिहास है, यानी कि जो हो चुका है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास का अर्थ है अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। इतिहास का अर्थ है अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना, यानी कि जो घटनाएं जिनसे हम गुजर चुके हैं, जो घटनाएं गुजर चुकी है, उनका अध्ययन करना इतिहास है। इसके अलावा इतिहास वह विषय है जिसमें हम पुराने समय की घटनाओं और पुराने समय के लोगों के बारे में, प्राचीन समाज के बारे में, प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि इतिहास वह है जिसमें हम पुराने समय की घटनाओं के बारे में, पुराने समय के लोगों के बारे में, प्राचीन समाज के बारे में और प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वह इतिहास है। हिस्ट्री जो शब्द है मूल रूप से ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से आया है। हिस्ट्री शब्द किससे आया है? हिस्टोरिया से। और ये किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है अनुसंधान या खोजों से प्राप्त ज्ञान। अनुसंधान या खोजों से प्राप्त ज्ञान, यानी खोज करने के बाद, खोजबीन करने के बाद, पूरी तरह निष्कर्ष निकलने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम खोजों से प्राप्त ज्ञान कहते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो इतिहास के बारे में सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। तो सर्वप्रथम अथर्ववेद में, कहाँ पर? अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में किस शब्द का उल्लेख किया गया है? इतिहास का। हेरोडोटस, हेरोडोटस जिसके बिना इतिहास अधूरी है, इतिहास के ज्ञाता, जनक, पिता कहलाते हैं ये, यानी कि इतिहास के पिता या जनक कहलाते हैं। हेरोडोटस ग्रीक, ग्रीस या यूनान, यहाँ के ये इतिहासकार थे और भूगोलवेत्ता भी थे। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ग्रीक, ग्रीस और यूनान ये तीनों एक ही देश के नाम, ग्रीक, ग्रीस या यूनान। तो ये यहाँ का इतिहासकार था और भूगोलवेत्ता भी था। हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर कहा जाता है। पर्शियन युद्धों का होमर। पर्शियन, पर्शियन, फारस और ईरान। पर्शिया, पर्शिया बोल सकते हैं हम इसको। पर्शिया, फारस और ईरान ये भी एक ही देश के नाम है। जिस तरह से हमने देखा ग्रीक, ग्रीस और यूनान ये भी एक देश के नाम है, उसी तरह पर्शिया, फारस और ईरान ये भी एक ही देश के नाम है। हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर कहा जाता है। होमर, होमर के बारे में हम बात करते हैं। होमर यूनान का एक अंधा महाकवि था। कैसा महाकवि था? अंधा महाकवि था, जिसके द्वारा मुख्य रूप से दो उपन्यास लिखे गए थे, ग्रंथ लिखे गए थे, इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी ये दोनों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? होमर के द्वारा। और होमर कहाँ का था? यूनान का अंधा महाकवि था। और इसी की तुलना इससे की जाती है, माना जाए, हेरोडोटस से। और हेरोडोटस ने भी मिलता जुलता वर्णन दिया है, इसीलिए हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर कहा जाता है। इसने भी एथेंस और स्पार्टा के बीच जो युद्ध हुए थे उनके बारे में बताया है। हेरोडोटस का जन्म हेलिकार्नासस, कहाँ पर हुआ था भाई? हेलिकार्नासस, कार्नासस। हेरोडोटस का जन्म कहाँ पर हुआ था?
हेली कारनासस। आधुनिक समय में ये कहाँ पर है? तुर्की में। हेली कारनासस आधुनिक समय में तुर्की में है, बोड्रम जो जगह है यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक, तो आपको याद रखने वाली बात यह है कि हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में ग्रीक और फारसी युद्धों का विस्तृत वर्णन किया है। ग्रीक और फारसी युद्धों का विस्तृत वर्णन किया है। बात करते हैं दोबारा इसकी। तो सर्वप्रथम अथर्ववेद में, सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। हेरोडोटस ग्रीस यूनान का इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर भी कहा जाता है। होमर के बारे में भी हमने देखा। होमर यूनान के अंधे महाकवि थे जिनके द्वारा इलियड और ओडिसी नामक ग्रंथ या महाकाव्य लिखे गए थे। हेरोडोटस का जन्म हेलिकार्नासस आधुनिक बोड्रम तुर्की में हुआ था। इसके अलावा हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में ग्रीक और फारसी युद्धों का विस्तृत वर्णन किया है। तो ये हमने इतिहास के जनक हेरोडोटस के बारे में पढ़ा। हेरोडोटस ने हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में, हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में, अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के, फारस के साथ जो संबंध है उनके बारे में इन्होंने लिखा है। हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में, ग्रंथ का क्या नाम है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की ग्रंथ का नाम हिस्टोरिका, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था। तो हिस्टोरिका में इन्होंने 5वीं शताब्दी में भारत और फारस के बीच जो संबंध थे उनका वर्णन किया है। हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि हेरोडोटस का जो ग्रंथ है उसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी थी। इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध जो है व्यापारियों की जानकारियों के आधार पर इन्होंने उनका वर्णन किया है। पर्सिया, ईरान, फारस, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको। पर्सिया, फारस, ईरान तीनों एक ही शब्द हैं या एक ही देश के नाम है ऐसा कहें तो इनके बारे में, भारत और फारस के जो संबंध थे इनके बारे में हेरोडोटस ने लिखा है। 5वीं शताब्दी के समय के जो संबंध थे इनके बारे में। अब वो इन्होंने लिखा है व्यापारियों की जानकारियों के आधार पर। जो जानकारियां इनको व्यापारियों ने उपलब्ध करवाई, जो व्यापारी भारत की यात्रा पर आए थे, यहाँ पर यात्रा आने के बाद उन्होंने उनको कुछ जानकारी उपलब्ध करवाई, उनके आधार पर इन्होंने लिखा। क्योंकि याद रखने योग्य बात है कि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया। हेरोडोटस, क्योंकि वह स्वयं कभी भारत नहीं आया। हेरोडोटस स्वयं कभी भारत नहीं आया। वह बताता है कि भारत ईरानी साम्राज्य का 20वां छत्रपी, छत्रपी यानी कि प्रांत या राज्य जिसको बोल सकते हैं, तो ये 20वां राज्य, 20वां छत्रपी। तो प्रांत को छत्रपी कह दिया और प्रांत की जो शासन संभालने वाला व्यक्ति होता था वो छत्रप होता था, एक तरह से राजा कह ले। तो हेरोडोटस बताता है कि भारत ईरानी साम्राज्य का 20वां छत्रपी था। ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि भारत ईरान के साम्राज्य का कौन सा प्रांत था? तो इसका उत्तर है 20वां प्रांत था, जहां से 360 टैलेंट स्वर्ण, 360 टैलेंट स्वर्ण। अब भारत का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि पूरा भारत ही ईरान का, ईरान के अधिकार में था, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत, जिसमें आप रख सकते हैं पंजाब, पंजाब को, इसके अलावा सिंध को, और इसके अलावा हमारा महाजनपदों में भी आता है गांधार प्रदेश। ये पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेश थे जिन पर ईरान का
शासक था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, या जिसको हम दारा प्रथम भी कह सकते हैं, दारा प्रथम। तो ईरान के शासक डेरियस प्रथम के द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत, जिनमें पंजाब, सिंध और गांधार प्रदेश, इन पर अधिकार कर लिया गया था। और वह यहाँ से सालाना 360 टैलेंट स्वर्ण वसूलता था। सोना जो है वो वसूलता था कितना, 360 टैलेंट। अब आप इसको सर्च जरूर करना, 360 टैलेंट आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद इसका जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वो थोड़ा ऐसा है कि हमें नहीं लगेगा कि इतना हो सकता है, लेकिन बताया गया है कि 360 टैलेंट वो स्वर्ण वसूलता था राजस्व के रूप में, ईरान को इससे प्राप्त होता था। ये वही डेरियस प्रथम है जिसके द्वारा या जिससे प्रेरणा लेके अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा है जो इसी डेरियस प्रथम के द्वारा मिली थी। वही डेरियस प्रथम है जिसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में अधिकार कर लिया था, जिसमें कि पंजाब, सिंध और गांधार प्रदेश आते हैं। यहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण वो प्रति साल कर या राजस्व के रूप में ईरान को प्राप्त होता था। इसका अध्ययन हमने अभी किया। इतिहासकारों के द्वारा कहे गए कथानक, यानी इतिहास के बारे में इतिहासकारों के द्वारा जो कथानक कहे गए हैं। कई बार एग्जामिनर इनको पूछ लेते हैं एग्जाम में, राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। यह किसका कथन है? यह है चाणक्य कौटिल्य का। राजा को कुछ समय, प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण लगाना चाहिए। यह है चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, आप कुछ भी कह सकते हैं। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो इनके द्वारा कहा गया है कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। इसके द्वारा राजत्व सिद्धांत भी बताए गए हैं कौटिल्य के द्वारा। इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में इन्होंने राजत्व सिद्धांत के बारे में बताया है। राजत्व सिद्धांत के बारे में इन्होंने अर्थशास्त्र में बताया है, जिसमें इन्होंने यह भी कहा है कि एक राजा को कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। इसके अलावा इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है, ये कहा है E.H. कार ने। अक्सर हम E.H. कार पढ़ते रहते हैं। E.H. कार का पूरा नाम है एडवर्ड हैलेट कार, एक इतिहासकार महोदय है जिन्होंने लिखा है इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, एडवर्ड हैलेट कार के द्वारा ये कहा गया है। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। यानी इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। ये कहा है ब्यूरी महोदय ने। ये किस इतिहासकार ने कहा है? ब्यूरी महोदय ने। इतिहास को विज्ञानों की रानी, इतिहास को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? बर्नी ने। इतिहास को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? बर्नी ने। इसके अलावा इतिहास एक चिकित्सालय है। इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। ये कहा है अबुल फजल। किसने कहा है? अबुल फजल ने। वही अबुल फजल जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था। इसने कहा है कि भाई इतिहास एक चिकित्सालय है। बिल्कुल, इतिहास जो है एक चिकित्सालय है। इतिहास का विद्यार्थी इस बात को समझ सकता है, मुख्य रूप से इतिहास का विद्यार्थी इस बात को समझ सकता है कि भाई इतिहास के पढ़े बिना उसका गुजारा नहीं होने वाला, और इतिहास जब तक नहीं पढ़ेगा उसका मन भी नहीं लगने वाला, एक तरह से बीमार हो जाएगा। तो यही इसने कहा है कि भाई इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। यह किसने कहा है? अबुल फजल।
हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 से 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। यानी कि जितना महत्वपूर्ण प्राकृतिक विज्ञान 1600 और 1900 के बीच में रहा था, वही स्थिति एक ऐसे युग के दहलीज पर खड़े हैं, वही इतिहास की स्थिति बताई गई है। ये कहा है कोलिंगवुड महोदय के द्वारा। ये किसने कहा है? कोलिंगवुड ने। तो इतिहास के बारे में ये जो कथानक है कहे गए थे विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा। इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। ये लास्ट पेज है हमारा और प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला पार्ट हमने यहाँ एंड कर दिया है और कोशिश की है कम से कम समय के वीडियो जारी करने की, क्योंकि अधिकतर समय के जो वीडियो होते हैं वो थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, स्टूडेंट उनसे ऊब जाते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स हम आपको लेकर आएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का ये पहला भाग था। इसके बाद हम आगे भी टॉपिक वाइज टॉपिक आपको नियमित रूप से ये वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा MKJST क्लासेज चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।